Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lanka classes. So today is our second lecture on the atoms and the molecules, which is the third chapter of your class 9th chemistry beta. तो बेटा जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दी हुई थी अबाउट द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो उसमें हमने देखा हुआ था कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा उस लेक्चर के आखिर में मैंने आपसे एक गुफ्तगू की हुई थी रिलेटेड टू दैट इंडियन फिलोसोफर हुज नेम वाज द पकोड़ा कटियायामा, जिसने हमको ये बात बताई हुई थी ये जो एटम्स होते हैं ये दे मे नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ब्रादर द एटम्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। और मैंने आपको लेक्चर के आखिर में एक डेफिनेशन भी लिखवाई हुई थी बेटा जी कि व्हेन द टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स विच मे बी आइडेंटिकल और विच मे बी डिफरेंट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। वो वहां पर फॉर्म करते हैं बेटा जी मॉलिक्यूल। और फिर मैंने आपको वहां पर बोला हुआ था कि अब जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं मॉलिक्यूल्स के कुछ टाइप्स बेटा पढ़ाऊंगा। समझ लो बेटा मेरी बात, पेन और कॉपी को बेटा आगे रख लेना, फुल कंसंट्रेशन मेरी ओर रख लेना एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। अब बेटा मेरी बात समझ लेना, मैंने बेटा आपको यह बात बताई हुई थी कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स, ये कैसे बने हुए होते हैं जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स जो सेम भी हो सकते हैं यानी जो आइडेंटिकल हो सकते हैं या जो डिफरेंट हो सकते हैं जो वो कंबाइन करते हैं वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल। अब समझो एक स्लाइड सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं बेटा दो चीजों के रिलेटेड, एक एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। यही दो चीजें कुछ वीडियोस के बाद कुछ वीडियो लेक्चर्स के बाद हमको बहुत ही अच्छे से हमको वो पढ़ने हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। बट फिर भी थोड़ी सी एक स्लाइड सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। बेटा समझ लेना मेरी बात को। तो मैंने क्या बता दिया, मॉलिक्यूल्स के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं बेटा कंपाउंड। अब समझो बेटा जी मेरी बात, अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट भी होता है मॉलिक्यूल ही, एलिमेंट भी क्या होता है ये भी होता है मॉलिक्यूल ही। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी होता है मॉलिक्यूल ही, कंपाउंड भी होता है मॉलिक्यूल ही। लेकिन एलिमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बना हुआ होता है सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स के। सर इस चीज का क्या मतलब है सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स के, समझो बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन गैस। ये बेसिकली बना हुआ है O प्लस O का, यानी ऑक्सीजन क्या है O2 ये एक मॉलिक्यूल है। समझ लो मेरी बात, ये तो एक मॉलिक्यूल है। सर क्यों है मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो एटम्स का बना हुआ है। अब बात है, अब जिन एटम्स का ये बना हुआ है वो तो सेम एटम्स है यानी वो तो आइडेंटिकल एटम्स है, तो इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं यहां पर नाम दूंगा बेटा एलिमेंट। तो बेटा क्या होता है एलिमेंट, एलिमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है बेटा जो सेम एटम्स का बना हुआ होता है। वो एटम्स दो भी हो सकते हैं, वो एटम्स दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनफैक्ट हम ये चीज देखते हैं एलिमेंट में तो हजारों किस्मों के एलिमेंट में तो हजारों एटम्स होते हैं, लेकिन कौन से एटम्स जो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पता नहीं कितने एटम्स देख सकते हैं। समझ तो बेटा मेरी बात, अगर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तो हमारे पास दो एटम्स है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैंने आपको बता दिया कि अगर अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होंगे, बट कौन से मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही, वो बना लेंगे बेटा हमारे पास एक एलिमेंट। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज बेसिकली एन एलिमेंट। इसको एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स का बेटा बना हुआ होता है। ठीक है बेटा। इसके बरक्स अगर मैं बेटा बात कर लूंगा कंपाउंड की, किसकी बात कर लूंगा, कंपाउंड की, तो कंपाउंड भी तो मॉलिक्यूल ही है, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल है सर, कंपाउंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स का बना हुआ है। सर इसको भी एग्जांपल से समझा दीजिए। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लूंगा H2 प्लस O,
क्या लूंगा H2+O। अच्छा सर आप बोल रहे हो, आप वहां पर सोच रहे होंगे सर जो आपने ये H2+O लिया सर आपने तो पहले ही एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लिया, वो तो H2 है सर, ये कहाँ एटम है। कोई बेटा मुझे अपनी जगह पता है कि मैंने सही लिख लिया, बट आपकी वो अभी जो एक आपकी बिगिनिंग है, आपकी स्टार्टिंग है, आपकी लाइफ को और आसान करने के लिए चलो जी मैं यहाँ पर H2 नहीं लूंगा, सपोज मैं यहाँ पर लूंगा H+H। अब आप मुझे लग रहा है खुश हुए होंगे कि सर ने अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा और आसान कर दिया। कोई बात नहीं, और प्लस ले रहा हूं O, और वहां पर क्या मिलेगा हमको, वहां पर हमको मिलेगा H2O। समझो बेटा H2O क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। सर ये क्यों मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये बना हुआ है किसका, ये बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स का। यहां पर ये मॉलिक्यूल क्यों था, क्योंकि ये भी एटम्स का बना हुआ है। यहां पर भी मॉलिक्यूल क्योंकि ये भी एटम्स का बना हुआ है। बट इस मॉलिक्यूल को मैं यहां पर नाम दूंगा बेटा एज कंपाउंड। क्या नाम दूंगा, कंपाउंड। इसको मैं क्यों कंपाउंड नाम दूंगा, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स का बना हुआ है। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स यानी H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का बना हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे कंपाउंड। तो जो हमारा अब वाटर कंपाउंड है, जो हमारा वाटर कंपाउंड है, ये कैसे बना हुआ होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आपस में जुड़े हुए होंगे और उन्होंने बनाया हुआ होगा बेटा कंपाउंड एक वाटर। सो क्या बना, आप क्या एग्जांपल बनी, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द O2, आपको बोलना है कि O2 तो गैस है, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो। अगर सिमिलरली हमारे पास वाटर है, तो वाटर हमारे पास क्या है ना, इट इज अ कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ है। सपोज आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ कंपाउंड। ये क्यों कंपाउंड है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ है। CH4 इट्स कॉल्ड मीथेन, सर ये क्या है, इट इज अ कंपाउंड। ये क्यों कंपाउंड है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ है। C12 H22O11 दिस टू बी कॉल्ड एज सक्रोज। सर सक्रोज क्या होता है, जो हम शुगर खाते हैं, टेबल शुगर जो हमारे पास होता है। अच्छा सर ये क्या है, इट्स इट एलिमेंट और अ कंपाउंड, सर इट इज अ कंपाउंड। हाँ बेटा सही बात है, ये क्यों ये कंपाउंड ही है। अच्छा अब मैं आपसे सवाल करूंगा बेटा जी ये क्यों कंपाउंड है, आप वहां से बोलोगे सर ये बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इसीलिए बेटा कहलाएगा कंपाउंड। तो बेटा ये एक स्लाइड सी इंट्रोडक्शन थी हमारी कि मॉलिक्यूल के दो टाइप्स, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एंड आई होप कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई हुई होगी। तो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट आई कैन इरेज द बोर्ड, और इसके बाद हम एक और एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। शाबाश बेटा, आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। समझो बेटा मेरी बात। ये नीचे कितने तक आ रहा है, ओके आ रहा है नीचे तक भी। तो बेटा आराम से समझ लेना मेरी बात, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा अब आपने यहां पर यह चीज समझ लिया कि एलिमेंट क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी कि एलिमेंट क्या होता है बेटा और कंपाउंड क्या होता है बेटा जी। अब समझना बेटा यहां पर मेरी बात अच्छी तरीके से, बेटा मेरी बात समझ, पूरी अटेंशन के साथ बेटा मेरी बात समझ लेना बेटा। यहां पर अब हमने क्या देख लिया कि जो हमको पकोड़ा कटिया मैंने बोला था कि एटम जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं, ये नहीं ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है बेटा। लेकिन ये एटम्स का कंबाइन होना कोई आसान बात नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और ऑक्सीजन का मिलना कोई आसान खेल नहीं है। फिर जो ये एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन जो यहां पर मिल रहे हैं, O2 का मतलब है दो एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन का मतलब है एक सिंगल कार्बन है, तो एक एटम ऑफ द कार्बन। तो जो ये कार्बन और तो ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट्स अ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ आप मुझे यहां पर कुछ नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या देने का है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में मिल रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं। ये मिलना कोई आसान काम नहीं है बेटा जी, ये कोई मिलना आसान काम नहीं है। इस मिलने को, इन कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने को हम नाम देते हैं एज केमिकल कॉम्बिनेशन। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ड हियर कॉल्ड एज केमिकल कॉम्बिनेशन।
क्या बेटा जी मैंने बोला? मैंने आपसे ये बात बोल दी कि कार्बन और ऑक्सीजन जो ये डिफरेंट एटम्स है, इन या अगर सेम एटम्स भी होते, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन होता, वहां पर वो बना लेंगे O2। इन एटम्स का मिलना कोई आसान काम नहीं है। इन एटम्स के मिलने को नाम रखा गया केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या नाम रखा गया बेटा? केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी अगर आपको पूरी दुनिया में कोई भी अब ऐसा सवाल कर लेगा कि बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको बोलना है वहां पर एटम्स का मिलना, सेम एटम्स का मिलना या डिफरेंट एटम्स भी अगर होंगे उनका मिलना आपस में एक दूसरे के साथ, उसको हम नाम देते हैं एज द केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी ये दो चीजें, दो या दो से ज्यादा भी चीजें हो सकती है, वो आपस में क्या कर रही है? वो आपस में कंबाइन कर रही है, वो आपस में कंबाइन कर रही है। लेकिन बेटा समझ, यहां पर एक बात जो है वो अपने दिमाग में लिख लेना, वो अपने दिमाग में पेस्ट कर लेना और कॉपी पर लिख लेना। वो ये चीज है कि जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी एटम्स का मिलना, चाहे वो दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, चाहे वो आइडेंटिकल हो या चाहे वो डिफरेंट हो, उनका मिलना जो कहलाता है केमिकल कॉम्बिनेशन, वो रिजल्ट करता है एक रिएक्शन में। और एक बार बताऊंगा, वो रिजल्ट करता है एक रिएक्शन में। यानी द प्रोसेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी इनका कंबाइन हो जाना, द प्रोसेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन या results into the reaction called as chemical reaction, जिसको हम बेटा नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। और एक बार बेटा रिपीट करूंगा, मैंने क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी एक प्रोसेस है, रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, रिजल्ट्स इनटू द, वो किस में रिजल्ट कर रहा है? वो रिजल्ट कर रहा है एक रिएक्शन में बेटा, वो रिजल्ट कर रहा है एक रिएक्शन में, और जिस रिएक्शन का आप नाम देते हो बेटा केमिकल रिएक्शन। अब आपके दिमाग में एक नई चीज आ रही होगी कि सर ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? हाँ बेटा जी मैं समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है, बट इसको समझाने से पहले और आपको रिपीट करूंगा कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला जो कटियायामा ने बोला, और उसी का जो कटियायामा ने बोला वही मैं बता रहा हूं। कटियायामा ने बोला एटम्स मे नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, रादर दे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। और मैंने आपको बोला सपोज आप अगर यहां पर वो उसने जो बोला जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वही मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस कार्बन और ऑक्सीजन का मिलना आसान काम नहीं है, इनके मिलने को हम नाम देते हैं बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रोसेस जो होती है ये रिजल्ट करती है एक रिएक्शन में, और उस रिएक्शन का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। अब आपके दिमाग में सवाल होगा सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हाँ बेटा मैं उसी के लिए यहां पर हूं, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उस चीज के लिए पहले आप इस छोटी चीज का एक स्क्रीनशॉट उठाओ, सो दैट कि इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा। आप समझो बेटा मेरी बात। आई होप कि यू हैव टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब समझो बेटा मेरी यहां पर बात। अब हमने जो यहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन देख ली, जो रिजल्ट करती है हमको एक केमिकल रिएक्शन में। किसमें बेटा जी रिजल्ट करती है? एक केमिकल रिएक्शन में। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? तो टॉपिक हमारा है अब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए पहले मैं एक छोटी सी दो चीजें आपको समझाना चाहता हूं। एक को बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज, एक को बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज, और दूसरे को बोलते हैं बेटा जी केमिकल चेंज। एक को बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज द फिजिकल चेंज, तो आपको बता देना है फिजिकल चेंज हमारे पास एक ऐसी चेंज होती है जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस जो होती है वो लॉस्ट नहीं हो जाती है। यानी आई विल रिपीट,
Physical change is that type of the change where the identity of the substance is not lost. For example, अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो चाह होगा सर मैं भी लिखता ये चीज़, कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो, आप तो बैग भी कर सकते हो और उसके बाद और रिज्यूम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सो केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने एक दो कॉन्सेप्ट्स उठा दिए, एक का नाम है फिजिकल चेंज और दूसरे का नाम है केमिकल चेंज। सर फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ द चेंज वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज नॉट लॉस्ट। सर इसका क्या मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज नॉट लॉस्ट? हाँ बेटा जी मैं समझाऊंगा, समझो बेटा। सपोज मेरे पास वाटर है और वाटर की आपको सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगी, अब H2O है। सपोज इस वाटर को मैं कर रहा हूं हीट, क्या कर रहा हूं? हीट, और हीट के बाद ये फॉर्म होता है वेपर्स में। मगर समझना बेटा मेरी बात, समझना बेटा मेरी बात, होशो हवा से बेटा मेरी बात को समझ लेना। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, वाटर को मैंने हीट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, लेकिन बेटा वेपर भी है क्या? और वेपर भी तो अल्टीमेटली वाटर ड्रॉपलेट्स ही है कि और कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वेपर भी अल्टीमेटली वाटर ही है। इस चीज का मतलब ये है कि ये चीज है कि जब पहले भी हमारे पास वाटर ही था और जब मैंने वाटर को हीट किया उसके बाद वेपर है, लेकिन वेपर भी वाटर ही है, यानी सबस्टेंस की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हो गई। पहले भी वाटर ही और उसके बाद भी वाटर ही, बिकॉज वेपर इज वाटर ही और तो कुछ नहीं है, तो आइडेंटिटी यहां पर लॉस्ट नहीं हो गई। सिमिलरली अगर मैं वेपर को वापस और कंडेंस कर लूंगा तो वहां पर क्या, वहां पर तो मुझे और लिक्विड ही वाटर ही मिलेगा, और उसको वापस फ्रीज कर लूंगा वहां पर और आइस मिलेगा। सिमिलरली आइस को और हीट कर लूंगा वाटर ही मिलेगा, वाटर को और हीट कर लूंगा वेपर ही मिलेगा। लेकिन सारी चीजें क्या है, चाहे वो आइस है, चाहे वो लिक्विड जो वाटर है, या चाहे वो वेपर, वो भी वाटर है। तीनों चीजें वाटर है, यानी पहले भी वाटर आखिर में भी वाटर। इसका मतलब identity of the substance is not lost. Such type of the change where the identity of the substance is not lost, that is to be called as a physical change. इसको कौन सी चेंज बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा केमिकल चेंज की। सर केमिकल चेंज क्या होती है? समझो बेटा, केमिकल चेंज इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ द चेंज वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज लॉस्ट। आइडेंटिटी क्या है सबस्टेंस की? वो हो जाती है लॉस्ट। समझो सर प्लीज, सर प्लीज हमको इसका भी एक एग्जांपल समझाइए ना कि आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट होने का क्या मतलब है। समझो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। सपोज बेटा मेरे पास पेपर है, सपोज बेटा जी मेरे पास क्या है? मेरे पास पेपर है। इस पेपर को मैं कर रहा हूं बर्न, इस पेपर को मैं कर रहा हूं बेटा जी बर्न, और बर्न होने के बाद मुझे ये दे रहा है ऐश। क्या दे रहा है बेटा? ऐश। समझो बेटा, पेपर को बर्न करने से पहले था पेपर है, हाथ में था मुझे पेपर, लेकिन इसको बर्न करने के बाद मुझे मिल गया ऐश। यहां पर जब वाटर को मैंने हीट कर दिया मुझे मिल गया वेपर। अगर मैं इस वेपर को और कंडेंस कर लूंगा वहां से मुझे और वाटर मिल सकता है, लेकिन पेपर को जब मैंने बर्न कर दिया ऐश मिल गया। ऐश को अगर मैं कुछ भी दुनिया में कर लूंगा ना बेटा जी, वापस मुझे पेपर मिलने वाला नहीं है। सो आइडेंटिटी थी इसको पहले पेपर की, और उसके बाद आइडेंटिटी बन गई ऐश, यानी कोई नई चीज बन गई, तो उस चेंज को हम नाम देते हैं बेटा केमिकल चेंज। सो व्हाट इज बेटा अ केमिकल चेंज वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज लॉस्ट। जहां पर बेटा आइडेंटिटी एक सबस्टेंस की क्या हो जाती है बेटा जी? लॉस्ट हो जाती है बेटा, इसी चीज को नाम देते हैं केमिकल चेंज। सर प्लीज और एक एग्जांपल समझा दीजिए। कोई बात नहीं है बेटा, और एक एग्जांपल आपके लिए बेटा बोलूंगा। यहां पर conversion of milk into curd, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, ये भी तो एक केमिकल चेंज ही है। क्यों? पहले तो मेरे पास था मिल्क, मिल्क आप किसको बोलते हो? दूध को। अच्छा सर कर्ड भी बोलते हैं दूध को ही। सो अब कहने का मतलब ये चीज है, तो पहले मेरे पास था मिल्क, अब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मिल्क क्या है, और उसके बाद हमको मिल रहा है वहां पर कर्ड। जब ये कन्वर्ट हो जाता है, क्या मिल्क से तो कर्ड मिल गया, मिल्क एक ना अलग चीज थी, कर्ड एक दूसरी चीज है। क्या कर्ड से वापस हमको मिल्क मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इनफैक्ट ऐसे भी समझा तो मिल्क एक ऐसा चीज है जिसमें हम देखते हैं कि जो लैक्टोज शुगर होता है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है। इनफैक्ट हमको डॉक्टर बोलता है कि
आधों को अगर जो लैक्टोज शुगर अगर उनको मतलब आराम से डाइजेस्ट नहीं हो पाता होगा तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो बेटा मिल्क मत लीजिए। लेकिन अब क्या होता है, जिनको स्टोमक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, कभी डॉक्टर उनको बोलता है मैक्सिमम तौर पर आप बेटा कर्ड लिया करो, इससे आपको वो सारी चीजें बेटा हो जाएंगी दूर। तो मिल्क अलग चीज, कर्ड अलग चीज। मिल्क से तो कर्ड बन गया, क्या कर्ड से वापस से मिल्क बना सकता हूं? नहीं, यहां पर इसकी आइडेंटिटी थी मिल्क और यहां पर इसकी आइडेंटिटी हुई कर्ड। तो कहने का गरज है फिजिकल चेंज एक ऐसी चीज है जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस हो जाती, आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस नहीं हो जाती है। व्हेयरएज द केमिकल चेंज बेटा एक ऐसी चेंज है जहां पर हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस जो हमारे पास होती है वो हो जाती है लॉस्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट था पहले केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए कि फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है। अब मैं आ जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट पर कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट मी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट मी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा पूरा कंसंट्रेट करना है मेरी ओर। अब सवाल पैदा हो जाता है यहां पर कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसकी मैं एक डेफिनेशन भी लिख लूंगा, आप भी नोट डाउन कर लेना, आपको भी बहुत फायदा मिलने वाला है चीज से कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन या it is a sort of chemical change. It is a sort of a chemical change that is identity of substance is lost. सबस्टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो हो जाती है लॉस्ट। पहले और एक बार बोलूंगा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ द केमिकल चेंज। ये तो एक सॉर्ट ऑफ द केमिकल चेंज ही है, ठीक है बेटा। तो ये भी समझा दिया केमिकल चेंज क्या है। दैट इज जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट हो जाती है, उसी चीज को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ केमिकल चेंज दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज अ लॉस्ट। ठीक है बेटा, सच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। सर अब इस चीज को हमको एग्जांपल से समझा दीजिए। हाँ बेटा मैं समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास था कार्बन, इसने कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले एक अलग चीज थी, कार्बन अलग चीज, ऑक्सीजन अलग चीज, और एक नई चीज बन गई। क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंसेस क्या हो गई? वो हो गई बेटा लॉस्ट। तो इसी रिएक्शन को तो हम नाम ही देते हैं ना बेटा केमिकल रिएक्शन। ये तो एक एग्जांपल है। अब और एक एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। आप और एक एग्जांपल दे सकते हो। वो ये चीज है कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सो इट्स आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है बेटा। और एक बात समझ लेना, जो चीजें आपको एरो के लेफ्ट साइड में होती है, समझना इस बात को, वो चीजें जो आपको इस एरो के लेफ्ट साइड में मिलती है, इन चीजों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इन चीजों को बेटा क्या बोलते हैं? इन चीजों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और वो चीज जो आपको एरो के राइट हैंड साइड में मिलती है, इस चीज को बेटा नाम देते हैं प्रोडक्ट। इस चीज को बेटा क्या नाम देते हैं? इस चीज को नाम देते हैं प्रोडक्ट। और एक बार रिपीट कर लूंगा, जो इस एरो के लेफ्ट साइड में होगा, यानी जो ये माना जाएगा एरो का टेल, जो ये वाला एंड होता है ना, ये एरो की मानी जाती है टेल। क्योंकि जब आप इंशाल्लाह पढ़ोगे, आप वेक्टर्स पढ़ोगे ना, आप वेक्टर्स आप क्लास 11th में भी आपको आ सकता है वो काइनेमैटिक्स में वेक्टर्स, या क्लास 12th में तो वेक्टर्स एक अलग चैप्टर ही है वहां पर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्लास 11th की काइनेमैटिक्स में। तो एरो का जो ये वाला साइड होता है, इसको हम बोलते हैं टेल। तो टेल वाले साइड में जो हमको ये होते हैं एटम्स, या जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी सबस्टेंस जो होती है, इनको हम नाम कलेक्टिवली नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। और जो एरो के, जो इस एरो को जो ये होता है जहां पर आप ऐसी डिनोशन लगा, इसको बोलते हैं हेड, एरो का हेड। इस हेड के राइट साइड में जो हमको चीज मिलती है, इसको हम नाम, इस सबस्टेंस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस सबस्टेंस को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। और ये एक ही नहीं हो सकता, ऐसा आपको प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीजें भी मिल सकती है।
तो इसको हम नाम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। तो और एक बार रिपीट करूंगा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी इट्स बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ द केमिकल चेंज, एक सॉर्ट ऑफ द केमिकल चेंज ही होती है। वो मतलब केमिकल चेंज का मतलब दैट इज जहां पर द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस जो होती है बेटा वो हो जाती है लॉस्ट, तो उसी को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन, उसी को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी एक ऐसी केमिकल चेंज जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस लॉस्ट हो जाती है, तो उसी को हम बेटा नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल में समझाने के लिए मैंने उठाई, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो के राइट हैंड साइड में होता है इनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स बेटा। अब क्या हुआ, अब मैंने और उसी टॉपिक उसी चीज पर और वापस आ जाऊंगा कि मैंने आपको बोला जो ये एटम्स का कंबाइन हो जाना है कोई आसान चीज नहीं है। इस एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इस चीज को हम नाम देते हैं बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है ये कोई आसान चीज नहीं होती है, ये फॉलो करती है कुछ लॉज को, ये फॉलो करती है कुछ लॉज को, और वो लॉ भी मैं बेटा आपको अभी पढ़ाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। आई होप कि आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट बेटा उठाया हुआ होगा। नाउ लेट अस मूव टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो अब वो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है वो कुछ लॉज को करती है बेटा फॉर्म। ये कोई आसान चीज नहीं है एटम्स का कंबाइन होना, इस एटम्स का कंबाइन होने को बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसी केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ लॉज फॉलो करती है, इसको हम बेटा नाम देते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चूंकि आपके सिलेबस में जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बेटा जी वो तो है दो आपको पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको जो आपको क्लास 11th में भी आप पढ़ने जाओगे मैं फिर भी उनको यहाँ पर फ्रेम कर लूंगा, समझाऊंगा तो नहीं, वो तो आप वहां पर समझोगे, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा पहले वो कौन से 5 लॉज है और कौन से 2 ही लॉज आपको सिर्फ अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेने हैं। देखो बेटा, जो आपका पहला लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो आपका दूसरा लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है बेटा। तीसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। जो बेटा आपका चौथा लॉ है वो है लॉ ऑफ, जो आपका बेटा चौथा लॉ है वो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये है बेटा आपका चौथा लॉ। और 5वां लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये बेटा आपके 5 लॉज है, और एक लॉ भी है इसमें, बट वो हम इसमें मतलब वो मैं क्या बोलूँगा चेंज हम लाते हैं कुछ, और उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। वो भी आप इंशाल्लाह 11th में भी देखोगे। तो जो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है असली में क्या क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, लॉ ऑफ द डिफरेंट और कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रपोर्शन, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम्स और एवोगैड्रोस लॉ। अब जो ये 5 लॉ है इन लॉज में से फिलहाल आपको क्लास 9th में सिर्फ ये 2 लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास और लॉ ऑफ द डिफरेंट और द कांस्टेंट प्रपोर्शन। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम और आगे बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब मैं इन 3 को फिलहाल करूंगा इरेज, अब जो ये लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वो इंट्रोड्यूस किसने किया। आते हैं बड़े बड़े JEE में ये सवाल आते हैं, JKCET में भी ये सवाल आया करते थे, सेट में नेट में ये सवाल आया करते हैं कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, यानी पहला कौन सा साइंटिस्ट था जो इस फील्ड में जिसने काम कर दिया। उसका नाम था बेटा एंटोनी लवोजियर। स्पेलिंग पहले ही मैं बोलता हूं कि स्पेलिंग यहां पर मेरे से इनकरेक्ट हो सकती है।
किताब पर इनकरेक्ट नहीं है, मेरे से स्पेलिंग में मतलब इनकरेक्शन यहां पर हो जाएगी, तो आप वो किताब पर भी इस पर देख सकते हो कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। एंटोनी लवोजियर, एंटोनी लवोजियर है बेटा इस साइंटिस्ट का नाम। उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लवोजियर, जिसने सबसे पहले काम कर दिया लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन पर, जिसने पहला लॉ फ्रेम कर दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन इट वाज बेसिकली गिवन बाय द एंटोनी लवोजियर। लेकिन जो फिर दोनों लॉज थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो दिया हमको फिर इसी एंटोनी लवोजियर ने, समझना। और जो लॉ ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर कांस्टेंट प्रपोर्शन है वो हमको दे दिया था बेटा प्रूस्ट ने। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? इन साइंटिस्ट का नाम था प्रूस्ट। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन थी और जो पहला लॉ है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमको दे दिया बेटा एंटोनी लवोजियर ने। और जो इसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ द डिफरेंट और द कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है बेटा, वो हमको बेटा दिया था जेम्स प्रूस्ट ने। किसने दिया था? जेम्स प्रूस्ट ने वो हमको दिया हुआ था। अब हमको यही लॉ इंडिविजुअली पढ़ने हैं और उस चीज के लिए आप पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट उठा लो बेटा। शाबाश, आई होप कि बेटा आपने इस चीज का बेटा स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मुझे लग रहा है कि यहां पर हम बेटा अब स्टॉप कर लेंगे। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमको अब रहने वाला है लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन पर, जिसमें मैं आपको पहले लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास भी उसमें क्लियर करूंगा और लॉ ऑफ द डिफिनिट और द कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है, ये दोनों लॉज इस नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं क्लियर कर लूंगा बेटा आपको। सो आज हमने क्या कर दिया? आज हमने लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास यानी लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन तक पहुंचने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट देख लिए कि जो बेसिक्स थे और जो हमको अब हमारा सफर आसान कर लेंगे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास यानी लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी करने में, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाता है और जिसमें लॉ ऑफ द डिफरेंट प्रपोर्शन आ जाता है। वो चीजें अब आसानी से हमको समझ में आ जाएंगे अगर हमने ये वाला आज का लेक्चर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अटेंशन से सुना हुआ होगा और समझा हुआ होगा बेटा। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर नाउ विल बी रिलेटेड टू लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। आई होप कि बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा और इसके बावजूद कहीं पर कोई डाउट होता होगा आपको, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो और यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप ऑल्सो, जैसे कि बेटा आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हो। ठीक है बेटा। सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर and I can only tell you one thing, that is please do share and subscribe my YouTube channel Arif Lankar Classes and do share the video maximum so that it can reach to maximum students. Assalamu alaikum.